ये बुक पूरे दिख रहा क्या मेरा? हाँ ठीक है। देखिए हमको क्या देखना है कि ये जो ग्रोथ हो रहा है कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम इनसाइड हो रहा है। इसके अलावा कौन कौन से कैरेक्टर स्टिक हो सकता है बताइए तो? इसके अलावा होगा, देखिए ग्रोथ की बात करते हैं तो बॉडी का मास भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेगा, है कि नहीं? कि आप पहले 30 किलो का थे, अब कितने किलो का हो गए? 40 किलो का हो गए, ठीक है। आप जब छोटे थे आपके नंबर में 1 मिलियन सेल था, अब बड़े हो गए तो 3 मिलियन सेल हो चुका है। मतलब नंबर ऑफ सेल भी ग्रो कर रहा है और क्या ग्रो कर रहा है? अब बोलेंगे नंबर ऑफ सेल के साथ साथ बॉडी का मास भी। ये ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ये क्या है? इसका मतलब होता है इंक्रीजेस, INCREASES, इंक्रीजेस इन मास। इंक्रीजेस इन ऐसा लिखते हैं, इंक्रीजेस इन मास एंड नंबर ऑफ सेल, ठीक है। सेल की संख्या बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। दूसरी हम बात आपसे जब करते हैं कि आपका बॉडी में जो हो रहा है वो ये रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे बच्चों को जन्म देना, टू रिप्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ देयर सेम काइंड। अपने जैसे बच्चे को अगर कोई जन्म देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द बेबी। रिप्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बेबी बोलिए या फिर ऑफ स्प्रिंग बोलिए। अब जैसे बेबी इसलिए नहीं बोलेंगे, जब हम लोग छोटे थे तब बेबी बोल रहे थे, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे तो उसका वर्ड को भी चेंज करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है अपने जैसे बच्चों का जन्म देना। ये दो प्रोसेस हो सकता है, ये सेक्सुअल भी हो सकता है और ये कैसा हो सकता है? एसेक्सुअल भी हो सकता है। ये दोनों प्रोसेस हमने क्लास 10 में पढ़ के रखा है। तीसरा बताइए कि क्या कंडीशन? ये देखिए ये जो दोनों केस है, दीज आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ, देखो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक नंबर और 2 नंबर, ये दीज आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी होता है, देखिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब वो होता है कि एक्चुअली जिसके बिना कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रहेगा, मर जाएगा। अच्छा बताइए, हम अगर 4 दिन से खाली दूध और केला और रोटी और मीट और चिकन खाएंगे तो क्या इतना लंबा हो जाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ग्रोथ क्या हो चुका है? रुक हो चुका है, रुक गया है, ठीक है। तो ये ग्रोथ कंटिन्यूअसली नहीं चलते रहता है, ठीक है। अगर किसी का ग्रोथ रुक गया इसका मतलब वो ग्रोथ नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या वो लिविंग थिंग नहीं है क्या? है। ग्रोथ अगर नहीं हो रहा फिर भी लिविंग थिंग है। हम कैसे बोल सकते हैं कि ग्रोथ पे एक जीवित जीव को हम डिसाइड कर सकते हैं? हाँ, ग्रो होगा, एक लिमिटेड ग्रो होगा, है कि नहीं? और उसके बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। ये प्लांट के केस, सॉरी एनिमल के केस में, प्लांट में आपको अनलिमिटेड ग्रो देखने मिलता है, हर साल नए नए पत्ते उगते हैं, यानी लंबा होता है। चलिए हम क्या बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन, कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो क्या वो लिविंग थिंग नहीं है? लिविंग थिंग है। मतलब वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसके बिना वो मर जाएगा। कोई इंसान अगर अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं दे सकता तो वो मरेगा नहीं, जिंदा तो रहेगा, है कि नहीं? वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा बताइए, इसके अलावा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं लिविंग है, हम बता सकते हैं? बताइए।
आप बोलेंगे मेटाबॉलिज्म करेगा, क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ओवरऑल रिएक्शन द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन ऑकर्ड इनसाइड योर बॉडी। आपके बॉडी में जितने प्रकार का रिएक्शन होता है सबको एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। हाँ, क्लास होगा, बैठिए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, क्या इतनी बात याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि देखिए आप लोग भोजन खाते हैं, वो आपका बॉडी में पचता है। देखिए द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इनसाइड योर बॉडी, द सम टोटल ऑफ द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अच्छा वो बताइए तो, किसी के बॉडी के अंदर अगर केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा तो क्या वो जिंदा रहेगा? कभी। आपका बॉडी में कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शन चल रहा है, आप खाना खाएं वो पच रहा, पचने के बाद वो रेस्पिरेशन हो रहा, ऊर्जा बन रहा, अलग अलग जगह पे काम हो रहा है। आप चुपचाप पे घर में सोया हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है? ओवरऑल केमिकल रिएक्शन चल रहा है। अगर वो नहीं चलेगा तो समझ लीजिए कि आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम बोलेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसके शरीर में कम से कम ज्यादा सेल तो होगा ही होगा, नहीं तो कम से कम एक तो सेल होगा ही होगा, है कि नहीं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ये क्या हो जाएगा? ऑल लिविंग organisms are made up of cell। देखिए हर वो ऑर्गेनिज्म कौन चीज से बना हुआ रहेगा? सेल। अगर एक सेल से कम रहेगा तो उसको हम लोग लिविंग थिंग के अंदर नहीं रखते। वायरस के बारे में क्या कहना है? वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। एक कंप्लीट सेल सेल भी नहीं है वायरस के पास। अगर आप लिविंग थिंग में किसी को रखना चाह रहे हो तो कम से कम उसके पास क्या होना चाहिए? एगो सेल होना चाहिए, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब अगर लिविंग होगा तो वो कौन चीज से बना हुआ रहेगा? सेल। हमको पता सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी किसी जीवन का जो इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, तो वो क्या है? सेल। अगर कोई लिविंग थिंग है तो कम से कम सेल रहेगा। अगर एक सेल रहेगा तो उसको सेल बोलेंगे, एक सेल भी नहीं रहेगा तो उसको सेल बोलेंगे, ठीक है, लिविंग थिंग नहीं बोलते। और सबसे जो बड़ी बात होती है वो कॉन्शियसनेस होता है। और ये देखिए मेटाबॉलिज्म के दौरान हमने बहुत सारे प्रोसेस, ये सारा तो क्लास 10 में पढ़े ही हैं। लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए लाइफ प्रोसेस में? ये खाना खाना पड़ेगा, कचरा चीज को बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सारी चीज को हम लोग एक साथ में क्या बोल दिए कि ये मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हर वो प्रोसेस में अंदर में क्या हो रहा है? एनर्जी बन रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। किसको बोलते, क्या बोलते हैं? अच्छा बताइए, इस लिविंग चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या लिविंग, उसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कॉन्शियसनेस होता है क्या? कॉन्शियसनेस वर्ड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कॉन्शियसनेस का मतलब, कॉन्शियसनेस मतलब टू सेंस द इन्वायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट। एबिलिटी
to sense the environment and respond. आप इन्वायरमेंट में जैसा आप इन्वायरमेंट को जैसा सेंस कर पाते हैं, आप उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं। गर्मी लगा, बाहर में क्या हो गया, फैन ऑन हो गया, हम लोग को थोड़ा थोड़ा धुआं का एहसास हुआ, हम लोग क्या किए, गेट को खोल दिए, ठीक है ना। हम लोग को थोड़ा सा ठंडा लगता तो अभी सब कोई जैकेट पहन के आते हैं कि नहीं। कोई अगर हमको डंडा लेके दौड़ाता तो हम क्या करते, भागते। इसका मतलब क्या है कि नेचर में हमको जैसा चुनौती दे रहा है, हम उसको सेंस कर पा रहे हैं। और सेंस करने के लिए बकायदा हर एक ऑर्गेनिज्म के पास सेंस ऑर्गन होते हैं कि नहीं। हमारे पास कितने को सेंस ऑर्गन है, 5 गो। क्या क्या है, देखो, एक आँख, 2 कान, 3 नाक सूंघते हैं, 4 जीभ जो टेस्ट करते हैं, और 5 होता है स्किन जो फील करते हैं, ठीक है। ये सारे हम लोग किसके अंदर आता है, ये कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट के चारों तरफ सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। देखिए, उसके बाद अगर हम आपसे बात करेंगे कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस वर्ड का मतलब अगर हम देखेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अगर लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी की बात करते हैं, देखिए, it refers to the number and the type of organism present on the earth. It means इसका मतलब क्या है कि इस धरती में वैरायटी कितना है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, या द नंबर एंड the number and type of organisms present on the अर्थ, ठीक है। अर्थ में कितने प्रकार के और कितना ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। और अगर लिविंग डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब ही ये होता है द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हमको पता है, वी शुड रिमेंबर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड न्यू वंस, इवन न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। और हमको पता है कि जैसे जैसे हम एक नई जगह पे जाएंगे वैसा वैसे नए नए एनिमल हमको देखने के लिए मिलेंगे। पोलर रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे अलग एनिमल देखने मिलेगा, रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे अलग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कहीं और जाएंगे तो अलग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये हम देखे थे कि अगर हम बात करें तो इस दुनिया में वैरायटी कितना है, तो बोलेंगे द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड, वो कितना है, द नंबर ऑफ स्पीसीज, the number of species that are known and described, that are known and described are ये रेंजेस बिटवीन 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन। इस धरती में कितने प्रकार का एनिमल है, तो प्लांट एनिमल है, तो आप बोलेंगे 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन
प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं। स्पीसीज का मतलब होता है मानव का जाति को, पूरे ह्यूमन स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एक स्पीसीज। पूरे चिट्टी को क्या बोलेंगे? एक, मतलब दो। पूरे बकरी को लेके तीन, बैल को लेके चार, कुत्ता को लेके पांच, मच्छर को लेके छह, ऐसा करके कितना स्पीसीज है? तो बोलेंगे 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधा भी आएंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसका भी जीवन है, पेड़ पौधा का भी जीवन है। पेड़ पौधा आएगा, वायरस आएगा, फंगी आएगा, बैक्टीरिया आएगा, सारा चीज जिसके पास भी जीवन है, वो सब स्पेसीज जो हमें अब तक पता चला है, उनको हम इसको इस पे रखते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, इधर सुनिए। इसके बाद हम लोग को नेमिंग करना है सिस्टमेटिक से। बुक इधर मार्च कैसे हो गया भाई? गलत हो गया। एक्चुअली एक के बाद एक लाते हैं ना, तो नेटवर्क का इशू के कारण आधा आता है और आधा पहले वाला मिक्स हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक आता है वर्ड क्लासिफिकेशन। देखिए, हमको ना क्लासिफाई करना पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना प्रकार का जो ऑर्गेनिज्म है, हम लोग ने पालतू जानवर के तौर पे, किसके तौर पे? पालतू जानवर के तौर पे टाइगर को ही क्यों पालते हैं, बताइए? पालते हैं? अरे बाप रे, हाँ, टाइगर को नहीं पालते हैं। हम लोग किसको पालते हैं? बकरी को पालते हैं। अच्छा, कभी आप लोग सुने हैं कि आज हम लोग बोलते हैं, आज जो होता है ना, मन्नत रखें और मन्नत चढ़ाना पड़ेगा और उसमें एगो बकरा का बलि देना पड़ेगा, है कि नहीं? कभी सुने आज एगो टाइगर का बलि देना पड़ेगा? क्यों भाई? वो देवता जो होता है क्यों नहीं बोलता है कि हमको टाइगर चाहिए? क्यों बोलते हैं कि हमको बकरा ही चाहिए? संभव नहीं है। आप जाएंगे टाइगर को पकड़ के बोली देने के लिए, वही आपको ब्रेकफास्ट बना लेगा, ठीक है। जिंदगी में बोली उसी का चढ़ता है जो कमजोर होता है, समझ रहे ना? तो बकरा कमजोर है, कुछ नहीं कहता, मैं क्या, उसके बाद उसका बोली तब तक चढ़ गया होगा, ठीक है। कम, ठीक है। तो बात है कि दो बार मैं किया, उसके बाद पार हो गया, ठीक है। तो हमको पहले पता लगाना पड़ेगा। देखिए आकाश सर, पंखा नहीं चल रहा, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? कौन लाइट? कहाँ लाइट? कौन सा लाइट? अपना लाइट? वो अच्छा, ठीक है। तो फिर फैन ऑन कर दे। देखिए, फैन ऑन ऑन पे कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? देखिए तो। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए जो होगा। इधर देखिए, हम क्या बोल रहे थे कि हाँ, तो सबसे पहले हमको क्लासिफाई करके देखना पड़ेगा। हमको पता कैसे चला कि टाइगर को नहीं पालना चाहिए और बकरी को, बकरा को पालना चाहिए? क्योंकि हमने क्लासिफाई करके रखा है कि ऑर्गेनिज्म को। टाइगर का कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, वो कार्निवोरस होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा ही गुस्सेल होता है, किसी को भी पकड़ के अपना ब्रेकफास्ट बना सकता है कि नहीं? और हमको ये भी पता है कि हम लोग बकरा को अगर बोल देंगे बकरा को खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो उसका पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक पता चलेगा तब तो हम पालेंगे। गलती से गए हैं मार्केट और कुत्ता बोल के टाइगर को ले आए हैं, वो आया कुछ दिन बाद घर में अपना ही बच्चा को ब्रेकफास्ट बना दिया, क्या हो गया? तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसको हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए हमें क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई। इसका मतलब होता है कि नीडेड ऑफ द क्लासिफिकेशन, व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। ये तो इतना प्रकार का हमने स्पेसीज को क्लासिफाई करके रखा, 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन प्रकार का है। तो बताइए इसके पीछे का रीजन क्या होगा? आप बोलिए कि नीड, NEED, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या नीड हो सकता है बताइए तो? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन का क्या ज़रूरतें हो सकती हैं बताइए? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। आप बोलेंगे सर जी अगर आप क्लासिफाई कर लेंगे तो ईज़ी टू आइडेंटिफाई ईज़ी हो जाएगा पहचानना, ईज़ी टू आइडेंटिफाई। क्लासिफाई अगर कर लेंगे तो पहचानना आसान हो जाएगा। कैसे करके? ईज़ी टू आइडेंटिफाई। कभी अगर आप लोग जंगल जाते हैं, ठीक है? पिछले बार हम लोग आप लोग में से कोई पिकनिक गए थे क्या? नहीं। जो पहाड़ गए थे, अतुल गए थे ना? अतुल गए थे तो पता है वहाँ पे बहुत सारा पेड़ का फल दिख रहा था। क्या हम लोग सबको खा गए थे क्या? नहीं, क्यों? सबसे पहले उसको खाने से पहले हमको पहचानना पड़ता है कि नहीं? अगर हमको केंद वाला पेड़ मिलता, कल पता है एक टोकरी में हमको दिखा केंद, हमने खरीद लिया। क्यों? हम फटाक से ने पहचान लिए उसको कि ये केंद है। खाने का चीज़ यार, इसको खाया जाता है और ये बहुत मीठा लगता है, ठीक है? हमने खरीद लिए और देखिए, तो सबसे पहले अगर नहीं पहचानेंगे वहाँ पे कोई जहरीला चीज़ होता, तो आप उसको खाते? नहीं। कोई भी चीज़ खाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। आप पहचानेंगे तभी ना उसको खाएँगे। कोई भी चीज़ दे देंगे आप खा लेंगे? नहीं खा लेंगे। इसका मतलब कोई भी चीज़ होगा तो पहचानना पड़ेगा। अगर सारा चीज़ क्लासिफ़ाई कर किया हुआ रहेगा तो आसान हो जाएगा पहचानना। ईज़ी टू आइडेंटिफ़ाई पहचानना आसान हो जाता है। देखिए, हमको एगो खरीदना है ये क्या बोलते हैं लिपस्टिक खरीदना है, ठीक है? हम चल गए बोकारो मॉल। कहाँ पे चल गए? बोकारो मॉल। और बोकारो मॉल में जाके उधर चले गए जिधर छोटे बच्चे का कपड़ा मिलता है, तो क्या हमको वहाँ पे लिपस्टिक मिलेगा? तो फिर राशन जिधर मिलता है उधर चल गए, उधर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ज़्यादा टीवी, सीडी, एलसीडी लगा रखा हुआ उधर चल गए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब जिधर क्या है बताइए तो वो टॉय खिलौना-विलौना बच्चा का है, उधर चले जाएँगे तो मिलेगा? नहीं। हम हमको बाकायदा उसको लेने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? वो जहाँ रखा हुआ है। यानी हर एक पर्टिकुलर चीज़ को क्लासिफ़ाई करके एक पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है कि नहीं? अगर आपको कोई भी चीज़ को खरीदना है, अच्छा मॉल में जाने के बाद वहाँ पे हमको किसी को पूछना पड़ता है कि आप इटो दीजिए हमको? नहीं, क्यों नहीं पूछना पड़ता? क्योंकि हाँ, उसको अच्छे तरीके से क्लासिफ़ाई करके रखा है कि नहीं? कि इस स्टोर में जाएँगे तो खाली वही सामान मिलेगा, वहाँ पे देख लीजिए। अगर आप परफ्यूम का रैक में चले गए तो जिस वैरायटी का परफ्यूम लीजिएगा एक तरफ रखा हुआ है। छोटे बच्चे का कपड़ा की तरफ चले जाएँगे तो खाली वहाँ पे सिर्फ़ एंड सिर्फ़ छोटा बच्चा का ही मिलेगा, आप जिस वैरायटी का चाहिए, है कि नहीं? जहाँ पर राशन दुकान वाला है वहाँ पे अगर चले जाएँगे तो वहाँ पे वो सारे राशन मिलेगा जो आप देखना चाह रहे हैं, कि नहीं? तो इसका मतलब क्या क्लासिफ़िकेशन की बात करते हैं तो वो हमको बड़ी अच्छा से पहचानने में मदद करता है, ईज़ी टू आइडेंटिफ़ाई होता है। उसके बाद और क्या-क्या हो सकता है, हमें क्यों क्लासिफ़ाई करना चाहिए बताइए तो? तो आप बोलेंगे सर जी स्टडी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। टू स्टडी द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस 2 ऑर्गेनिज़्म के बीच में क्लासिफिकेशन नीड ऑफ क्लासिफिकेशन टू स्टडी द सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। देखिए, टू study the similarities and dissimilarities। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को पता लगाने के लिए हमें क्लासिफाई करने की जरूरत है। जैसे हम आपको एक बात बोल दिए हर्बीवोरस, आपका दिमाग में कुछ कुछ एनिमल चलने लगेगा, और जैसे हम आपको बोल देंगे कार्निवोरस तो आपका दिमाग में दूसरा चलने लगेगा, है कि नहीं? मतलब हमने क्लासिफाई करके रखा है कि नहीं? और आपको पता है जैसे हमने आपको हर्बीवोरस बोल दिए, आपको समझ में आ गया कि अच्छा वो एनिमल जो सिर्फ घास खाता होगा उसको बोलते हैं कि नहीं? हम जैसे ही आपको कार्निवोरस बोल दिए, अच्छा वो एनिमल जिस जो सिर्फ मीट खाता होगा, है कि नहीं?
मतलब क्लासिफाई करने पे हमको स्टडी करने में बहुत आसान हो गया। जैसे ही 2 वर्ड बोल देंगे, आपको बोलेंगे 2 वर्ड के बीच 2 लेटर के बीच में आप क्लासिफाई कर दीजिए, दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी मिलेगा तुरंत आप बता देंगे। हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों का 4 गो पैर होता है कि नहीं? कार्निवोरस का आप बोलेंगे 2 गो पैर होता है और वो पंख होता है शरीर में बोलेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे? जी, ठीक है। इधर देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज को अगर पता करनी है तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमको क्लासिफाई करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? चलिए, नेक्स्ट और क्या करने की जरूरत है बताइए तो? और क्यों हमें क्लासिफाई करना चाहिए? और हमें इसलिए क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ता है क्योंकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने के लिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कैसे करके हम लोग बोलते हैं कि इंसान का पूर्वज बंदर रहा है। कैसे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि इस धरती में पहले कौन एनिमल आया, उसके बाद कौन एनिमल आया, उसके बाद कौन एनिमल आया। तो यही चीज को समझने के लिए हमें क्या करके रखना पड़ेगा? क्लासिफाई। पहली बार धरती में जो एनिमल आया था उनको हम अलग से बढ़ेंगे। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है क्या? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फांगी, प्लांटी, एनिमलिया पढ़े? नहीं। तो हमने ये सारा चीज पढ़ेंगे कि कैसे करके ये इवोल्यूशन धरती में पहले कौन एनिमल आया, पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद कौन आया उसको पढ़ेंगे, उसके बाद कौन आया उसके बाद, और सबसे लास्ट में जो आया उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इस ह्यूमन इवोल्यूशन में, इस रिलेशनशिप में सबसे लास्ट में अगर कोई आया है तो इंसान आया है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इंसान की कहानी सबसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे किसका? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनिज्म का क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए, उसके बाद हम समझने के लिए अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है समझते हैं। नेमिंग क्लासिफिकेशन के बाद देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है टेक्सोनोमी। क्या है? टेक्सोनोमी का मतलब क्या है? The based on the characteristic, all living organisms can be classified into different taxa, ठीक है। टेक्सा का मतलब होता है रैंक। क्या होता है? रैंक। अलग अलग कैटेगरी। हम बोलते हैं फर्स्ट बेंच में वो बच्चे बैठेंगे जो नहा के आए हैं, सेकंड बेंच में वो बच्चे बोलने बैठेंगे जो नहीं नहा के आए हैं 2 दिन से, और थर्ड बेंच में वो बैठेंगे जो कभी नहीं नहाते। मतलब हमने किस हिसाब से क्लासिफाई किया? कौन नहाया है कौन नहीं नहाया, ठीक है। देखिए, तो क्लासिफाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देख के करते हैं। आप लोग जब भी स्कूल जाते हैं तो आप जाके कभी ऐसा नहीं हुआ ना कि जाके सीधे 1 क्लास का क्लासरूम में बैठ गए? होता है क्या? नहीं। कभी नहीं होता कि कभी जाके 7 में बैठ जाएंगे। आपका जो क्लास है बकायदा आपको एक कैटेगरी में रखा गया है। आपका क्लास का सारे बच्चे एक ग्रुप में आते हैं, है कि नहीं? उनका सारा सब्जेक्ट एक होगा। उन सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो टीचर होंगे सबके लिए सेम होंगे, है कि नहीं? और वो सबका फी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, है कि नहीं? तो आपको एक विशेष कैटेगरी में रखा गया है। आपसे जूनियर 11 के बाद 10 वाला को अलग रखा जाएगा, 9 वाला को अलग रखा जाएगा, 7 वाला को अलग रखा जाएगा।
हर एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन का हर एक स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग टेक्सा बोलते हैं, ठीक है। समझते हैं टेक्सोनॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट this process of classification is taxonomy. External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomical studies। देखो हमको किसी चीज को अगर टैक्सा क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। अच्छा एक्सटर्नल का मतलब, अच्छा वो देखने में कैसा है, अगर देखने में पूरे शरीर में बाहर में बाल है कि पंख से ढका हुआ है। आप बोलेंगे सर जी पूरे शरीर में बाल तो नहीं है, पंख से ढका हुआ है, आप देख के बता देंगे ये क्या हो सकता है, पंछी हो सकता है कि नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर, उस एनिमल के अंदर में खून रेड है कि ब्लू है, पता लगा लेंगे। अगर बोल देंगे खून रेड नहीं है तो कुछ और ऑर्गेनिज्म होगा, होगा कि नहीं। उसके अंदर में हम अगर बता देंगे कि ये along with the structure of cell, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है तो अलग होगा, प्रोकैरियोटिक होगा तो में भी बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है कि नहीं, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम समझ लेंगे कि डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब कैसे करके डेवलप होता है। हम अगर बोलेंगे कि पानी में सबसे पहले अंडा होता है, अंडा के बाद मछली बनता है, मछली के बाद पूछी हट जाता है, तो समझ लीजिए वो कौन सा एनिमल हो सकता है, मेढक हो सकता है कि नहीं। अंडा पूछते मछली जैसा दिखता है कि नहीं, पूछी रहता है, तो उसके बाद धीरे धीरे मेढक बन जाता है कि नहीं। मतलब वो डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या अलग अलग एनिमल पे अलग अलग होता है। मेढक में वैसा होता है, तो पंछी में बर्ड्स में अलग होता है, अंडा निकलेगा सीधे चूजा निकलेगा, है कि नहीं। हम अगर बोलेंगे तो बटरफ्लाई का अलग होता है, कीड़ा बनता है पहले प्यूपा बनता है। हम लोग देखेंगे तो इंसान का क्या है, वैसा ही कंडीशन है, सीधे एनिमल बन जाएगा। तो उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, देखिए देखिए डेवलपमेंट का प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म बेसिस। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजी के साथ वो कैसे जुड़ा हुआ है, समाज में कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं पता है ना, अगर हम नॉक्टर्नल एनिमल बोल दिए, नॉक्टर्नल एनिमल क्या होता है, एक ऐसा एनिमल पता है कोई बर्ड्स रात में निकलता है और दिन में चुपचाप रहता है। उल्लू कब निकलता है, रात में, ठीक है। उस हिसाब से भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जो एनिमल ये में रहेगा, पानी में रहेगा, या फिर जो एनिमल जमीन में रहेगा, दोनों का नाम क्या दे देंगे, अलग अलग देंगे, ठीक है। इकोलॉजी के हिसाब से भी जैसे कि पानी में है तो एक्वाटिक एनिमल, हम एक्वाटिक एनिमल बोलते ही आपको सारा चीज वही चीज चलेगा जो पानी में एनिमल होगा। हम बोल देते हैं ना कि आर्बोरियल बोल देते हैं, आर्बोरियल मतलब वो होता है जो प्लांट में रहेगा, ट्री ड्वेलिंग होगा। कुछ एनिमल जैसे बंदर क्या हो गया, हम जैसे ही बोल देंगे आपको रोडेंट मतलब जो दाना चिबा चिबा के खाएगा, सीधे चूहा के ऊपर चला जाएगा दिमाग, है कि नहीं। तो ये सारे चीजों के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हमको क्या समझना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो आप बोलेंगे टेक्सोनोमी, किसकी बात करेंगे, टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है। टेक्सोनोमी का मतलब होता है साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। साइंस एक ऐसा साइंस, साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहले पता लगाना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा आखिर ये ऑर्गेनिज्म है क्या चीज, है कि नहीं। उसके बाद, उसके बाद उसका क्या करना पड़ेगा, नेमिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसका पहचानना पड़ेगा, उसके बाद उसका नेमिंग करना पड़ेगा, और नेमिंग कर दिया, और नेमिंग करने के बाद
क्लासिफिकेशन।